हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज़। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 कंप्लीट कर लिया है एंड द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918 भी कंप्लीट कर दिया। इन दोनों एक्ट के लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखा है। एंड मैं जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन दोनों की सेपरेट लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाके भी एक्सेस कर सकते हैं उन सारे वीडियोस का। तो मैं प्लेलिस्ट की ही लिंक डाल दूंगी वहाँ पे, ठीक है। हम इस माइनस एक्ट की सीरीज़ के साथ साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ भी रन कर रहे हैं, जिसकी डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप के में मिल जाएगी एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फर्दर उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया था माइनस सीरीज़ के बारे में भी और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी। तो आप डिटेल में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये अब आपका एग्ज़ाम में मात्र 20 डेज़ बचे हुए हैं। तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करना है। टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्प करती है इस चीज़ में हमें, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। अभी हम रन कर रहे हैं द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908, जिसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसकी भी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी। आज ये दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया था एंड डेफिनेशन सेक्शन तक कवर हो गया था। आज से हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं इस एक्ट का, ठीक है, जो कि हमें बता रहा है ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सेक्शन हमें क्या बताता है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है यानी कि सेक्शन नंबर 3 आज के लेक्चर का, ये बता रहा है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है और क्या करता है, देखते हैं। तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन ऑफिसर to be the inspector general of registration for the territory subject to such government। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी ऑफिसर को एज ए इंस्पेक्टर जनरल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वैसे सारे टेरिटरी में, और जो सब्जेक्टेड होगी वैसे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, सिंपली हमें इस सेक्शन में बस यही याद रखना है, अथॉरिटी किसके पास है अपॉइंट करने की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट। यही क्वेश्चन बस आपके लिए इस क्लॉज से बनेगा, 3 का क्लॉज 1 से। स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है अपॉइंट करने के लिए ऑफिसर, किसका, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। किसके पास अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। अब ये जो वर्ड स्टेट गवर्नमेंट यूज़ किया गया है ना, यहाँ पे पहले था वर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट था 1950 से पहले, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूज़ किया गया था। लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट से स्टेट गवर्नमेंट वर्ड इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आज स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर जनरल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रोवाइजो क्लॉज क्या बोल रहा है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में इंस्टेड ऑफ मेकिंग सच अपॉइंटमेंट डायरेक्ट दैट all or any of the powers and duties herein after conferred and imposed upon the inspector general shall be exercised and performed by such officer or officers and within such local area as the state government appoint in this behalf। यानी कि प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सच अपॉइंटमेंट वो डायरेक्ट कर देगी ऑल को या किसी भी पावर को, ठीक है, या तो सारे पावर या सारे ड्यूटी या कोई पर्टिकुलर पावर या पर्टिकुलर ड्यूटी जो कन्फर किया जाएगा, ठीक है, और इम्पोज किया जाएगा इंस्पेक्टर जनरल को एक्सरसाइज करने के लिए वैसे ऑफिसर्स को जो कि उस लोकल लिमिट में रहते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड में आप समझना चाहें इस प्रोवाइजो को, तो ये सिंपली बस यही बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना हमारी,
उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो अपॉइंट ना करे इंस्पेक्टर जनरल को, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल को अपॉइंट नहीं कर रही है यहाँ पे, और वो उसके बदले क्या कर रही है, उसके बदले जितनी भी पावर और ड्यूटीज़ जो कन्फर की जाती है ना इंस्पेक्टर जनरल को, वो दे दिया जाएगा उस ऑफिसर या ऑफिसर्स को, उस लोकल लिमिट में जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अपॉइंट करेगी जिस स्टेट गवर्नमेंट में। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास तो फर्स्ट क्लॉज में दिया था ये राइट है कि इंस्पेक्टर जनरल को अपॉइंट करे, दूसरे क्लॉज में या तो प्रोवाइजो क्लॉज में ये बता रहा है कि वो अपॉइंट ना करके किसी ऐसे ऑफिसर्स या ऑफिसर्स को उस लोकल एरिया में जो एक्ट करता है वो उसको सारे पावर और ड्यूटी दे देगी इंस्पेक्टर जनरल को, एंड वो अकॉर्डिंगली उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये प्रोवाइजो था हमारा। अब जो सबसेक्शन 2 है ये हमें क्या बता रहा है, एनी इंस्पेक्टर जनरल में होल्ड साइमल्टेनियसली एनी अदर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट। अब देखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई इंस्पेक्टर जनरल जो अपॉइंट किया जाता है ना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो होल्ड कर सकता है साइमल्टेनियसली कोई अदर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर वो कोई अदर ऑफिस भी होल्ड कर सकता है, ठीक है। उसके पास राइट है कि ये साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो कोई दूसरा ऑफिस भी होल्ड कर सकता है, कोई उस पर बार नहीं लगाया गया है, ऑफिस होल्ड कर सकता है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो कोई भी बार नहीं है इसके ऊपर। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 4 की तरफ, जो कि रिपील हो चुका है, बट हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये कौन से एक्ट से रिपील हुआ था। तो ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेप्शन ऑफ इंडियन लॉज ऑर्डर 1937 के एक्ट से रिपील हो गया है हमारा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट आएंगे अपने सेक्शन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमें बता रहा है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है क्लॉज नंबर 1 में सेक्शन 5 का, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट the state government shall perform district and sub-district, shall form district and sub-district, and shall prescribe and may alter the limit of such district and sub-district. Simple, very simple. यानी यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट दिया गया है कि वो क्या कर सकती है, वो फॉर्म कर सकती है, बना सकती है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और प्रिस्क्राइब कर सकती है और ऑल्टर कर सकती है, यानी कि चेंज भी कर सकती है उस डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट का लिमिट। यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो फॉर्म कर सकती है डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट, और उसकी जो लिमिट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है या ऑल्टर कर सकती है, चेंज भी कर सकती है अकॉर्डिंगली, ठीक है, एज पर द नीड। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1 सेक्शन 5 का। अब जो है सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अंडर दिस सेक्शन टुगेदर विद द लिमिट देयर ऑफ and every alteration of such limit shall be notified in the official gazette। अब कोई डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट में कभी भी ऑल्टर तो कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये जब भी ऑल्टरेशन करेगी तो ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाई करना होगा, ठीक है। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे, जो बता रहा है एवरी सच ऑल्टरेशन shall take effect on such date after the date of the notification as is therein mentioned। यानी कि जितनी ऑल्टरेशन होते हैं ना वो टेक अफेक्ट कब होते हैं, इफेक्ट में कब आते हैं, उस डे पे जिस दिन नोटिफिकेशन जो है मेंशन किया जाता है, यानी कि नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन किया गया है ना उस डेट पे वो ऑल्टरेशन इफेक्ट में आ जाता है। तो सिंपल था, बहुत ही सिंपल था सेक्शन नंबर 5, आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने देखा है अथॉरिटी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट ही अथॉरिटी है, ठीक है। जहाँ पे अलग होगा वो मैं मेंशन करूँगी। अभी तक आप यही दिमाग में रखिए कि जितनी भी अथॉरिटी है जो अपॉइंट कर रही है यहाँ अब तक है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमें बताता है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के बारे में। 5 में था डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में, 6 में आता है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट है, कितना ईजी हो रहा है देखिए आपके लिए, सब जगह स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन वेदर पब्लिक ऑफिसर्स और नॉट एज इट थिंक्स प्रॉपर टू बी रजिस्ट्रार ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट एंड टू बी सब रजिस्ट्रार ऑफ सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड एज अफोरसेड रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना अपॉइंट कर सकती है ऐसे पर्सन को, ठीक है, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर हो या ना हो, जो भी उसको सही लगता है कि उसको रजिस्ट्रार बना देंगे एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए, और सब रजिस्ट्रार बना सकते हैं एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। यानी कि कोई लिमिट नहीं है कि एक पर्सन एक ही डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार बनेगा या एक ही डिस्ट्रिक्ट का सब रजिस्ट्रार बनेगा एक पर्सन, ये
एक पर्सन एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार बन सकता है या सब डिस्ट्रिक्ट का क्या बन सकता है, सब रजिस्ट्रार। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है। ये सेक्शन नंबर 6 था। 5 में क्या था हमारा, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, एंड ये जो 6 में रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 7 पे। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है ऑफिसर्स ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। अब ऑफिसेस क्या होते हैं रजिस्ट्रार के और सब रजिस्ट्रार के। ठीक है, तो देखते हैं। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट, देखिए कितना ईजी हो रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एन ऑफिस टू बी स्टाइल्ड द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार इन एवरी सब डिस्ट्रिक्ट एज एन ऑफिस और ऑफिस टू बी स्टाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार और द ऑफिस ऑफ द जॉइंट सब रजिस्ट्रार्स। तो यहाँ क्या हमें सिंपल सी चीज़ यही बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार का ऑफिस और हर एक सब डिस्ट्रिक्ट में सब रजिस्ट्रार का ऑफिस, और अगर एक से ज़्यादा सब रजिस्ट्रार है तो जॉइंट सब रजिस्ट्रार्स का ऑफिस। बस सिंपल यही था। स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है डिस्ट्रिक्ट में, क्या करेगी, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस, एंड सब रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ करेगी, सब डिस्ट्रिक्ट में, और अगर एक से ज़्यादा सब रजिस्ट्रार है तो जॉइंट रजिस्ट्रार का ऑफिस। ठीक है, बस सिंपल था ये। अब जो है 7 का क्लॉज 2 हमें क्या बता रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट में अमालगेट विथ एनी ऑफिसर ऑफ ए रजिस्ट्रार any office of sub-registrar subordinate to such registrar and may authorize any sub-registrar whose office has been so amalgamated to exercise and perform in addition to his power and duty all or any of the powers and duty of the registrar to whom he is subordinate। यानी कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ हमें बताया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना वो क्या कर सकती है, अमालगमेट भी कर सकती है, यानी कि मिला सकती है। कोई ऑफिस, रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है ना उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिला देगी जो वैसे रजिस्ट्रार के सबऑर्डिनेट है, यानी कि रजिस्ट्रार है इसके सबऑर्डिनेट जो है ना सब रजिस्ट्रार है, तो इन दोनों का ऑफिस वो है ना अमालगमेट करके एक ऑफिस बना सकती है, वो उसके स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और फिर वो क्या करेगी, एमलगमेट करने के बाद वो उस सब रजिस्ट्रार को ना ऑथराइज कर देती है कि वो परफॉर्म करे और एक्सरसाइज करे सारे फंक्शन। ठीक है, सारे फंक्शन किसका परफॉर्म करे, रजिस्ट्रार का, इन एडिशन टू हिज फंक्शन, यानी कि वो अपने सब रजिस्ट्रार का तो फंक्शन एक्सरसाइज करेगा ही करेगा, उसके एडिशन में रजिस्ट्रार का फंक्शन भी एक्सरसाइज करेगा, यानी कि उस पर एडिशनल पावर दे रखी है, एडिशनल ड्यूटी दे रखी है। ठीक है, वो एमलगमेट कर सकती है। ये सारी डिस्क्रिशन किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है फुल्ली। ठीक है, तो ये कर सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट। फिर प्रोवाइजो इसके साथ अटैच है, ये बता रहा है प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल इनेबल सच सब रजिस्ट्रार टू हियर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय हिमसेल्फ अंडर दिस एक्ट। यानी कि अब आप जो हो सब रजिस्ट्रार हो और आप परफॉर्म कर रहे हो अपनी ड्यूटी के साथ साथ रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी। अब आपने क्या किया, आपने कोई केस हेयर किया एंड केस डिस्पोज ऑफ कर दिया अपने सब रजिस्ट्रार के पावर में। आप जब सब रजिस्ट्रार का पावर होल्ड कर रहे थे तब आपने केस जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब जो अग्रीव पार्टी थी ना वो आपके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं थी और वो चली गई अपील में। ठीक है, अब वो अपील में जब जाएगी तो सब रजिस्ट्रार का अपील कौन सुनेगा, ये रजिस्ट्रार सुनेगा, इसका अपील है ना रजिस्ट्रार सुनेगा। अब आप ही परफॉर्म कर रहे हो रजिस्ट्रार की भी ड्यूटी, तो क्या आप ही सुन सकते हो अपील अपने ही डिसीजन के अगेंस्ट, तो नो। यहाँ प्रोवाइजो यही बोल रहा है कि अगर आपने ही डिसीजन दिया है और आपके डिसीजन के अगेंस्ट ही अपील है तो फिर आप खुद ही हियर नहीं कर सकते हो, जो है ना अदर रजिस्ट्रार जो है उसके लिए हियर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोवाइजो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि बता रहा है सेक्शन नंबर 8 इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस। यानी कि ये क्या बता रहा है, रजिस्टर ऑफिसेस का इंस्पेक्टर के बारे में। तो फर्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ भी कौन है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो अपॉइंट करेगी, मी ऑल्सो अपॉइंट ऑफिसर्स टू बी कॉल्ड इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्टर ऑफिस एंड मे प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ सच ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस को, और वो उसकी ड्यूटी भी प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है,
फिर क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है, एवरी सच इंस्पेक्टर शैल बी सबऑर्डिनेट टू इंस्पेक्टर जनरल। अब जितने भी इंस्पेक्टर जनरल होंगे ना उनसे सबऑर्डिनेट होगा ये इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल को भी अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने। अब जो है इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। अब जो इंस्पेक्टर जनरल होता है उससे सबऑर्डिनेट होता है ये इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, याद रखिएगा, सिंपल था, ठीक है। और सेक्शन नंबर 8 में बात हो रही है इसकी, ठीक है। अब जो है ये सेक्शन नंबर 9 भी जो है हमारा ये भी एक रिपील्ड है, और ये रिपील किस में हुआ था, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1927 से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किससे रिपील हुआ है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है सेक्शन नंबर 10। ये क्या बात कर रहा है, अब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। अब रजिस्ट्रार अब्सेंट है या वैकेंट हो गया उसका ऑफिस तो क्या होगा, तो व्हेन एनी रजिस्ट्रार और अदर देन द रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंसी टाउन इज एब्सेंट otherwise than on duty in his district, or when his office is temporarily vacant, any person whom the inspector general appoint in this behalf or in default of such appointment, the judge of district court within the local limit of such jurisdiction the registrar office is situate shall be the registrar during such absence और until the state government fill up the vacancy। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, जब कोई रजिस्ट्रार जो है वो क्या है, एब्सेंट है या टेम्पररीली वैकेंट है उसकी पोजीशन, तो क्या होगा, या तो एब्सेंट है या तो उसकी टेम्पररीली पोजीशन जो वैकेंट हो गई है, तो क्या करेगा, जो इंस्पेक्टर जनरल होता है ना वो अपॉइंट करेगा। अब यहाँ देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई अदर अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है, यहाँ पे कौन कर रहा है, इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट कर रहा है इन केस ऑफ एब्सेंस या टेम्पररी वैकेंसी ऑफ रजिस्ट्रार। इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करेगा इस बिहाफ में, ठीक है। वो अपॉइंट करेगा इस बिहाफ में वैसे पर्सन को जो रजिस्ट्रार के तौर पे एक्ट करेगा। और इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट, अगर इंस्पेक्टर जनरल ने डिफॉल्ट किया अपॉइंटमेंट में या अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होते हैं उस लोकल लिमिट में जहाँ के रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, ठीक है, वो जज जो है ना वो बैठ जाएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस पे जब तक जो है स्टेट गवर्नमेंट वो वैकेंसी फिल अप नहीं कर देती है। यानी कि प्राइमरी ड्यूटी है इंस्पेक्टर जनरल की कि वो अपॉइंट करें इन केस ऑफ वैकेंसी या एब्सेंस, कि आप अपॉइंट कर दो किसी पर्सन को जो कि बैठेगा एज अ रजिस्ट्रार। बट अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो जो जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो उस लोकल लिमिट में वो बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, रजिस्ट्रार बन जाते हैं, ठीक है, उस ऑफिस के लिए, जब तक जो है स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी फिल नहीं कर देती है। ये था हमारा 10 का क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 देख लेते हैं। व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंसी टाउन इज एब्सेंट अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट और व्हेन हिज office is temporarily vacant, any person whom the inspector general appoint in this behalf shall be the registrar during such absence or until the state government fill up the vacancy। अब सेकेंड क्लॉज में यही बताया गया है कि वो जो रजिस्ट्रार है ना, जो रजिस्ट्रार है जो एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है या टेम्पररी वैकेंट किया गया है ऑफिस उसका, तो जिसको भी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करेगा ना इस बिहाफ में, तो वो होल्ड करेगा रजिस्ट्रार ऑफिस का उस पीरियड तक जब तक वो वैकेंसी है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है ना फिलअप नहीं कर देती है उस वैकेंसी को, तब तक वो होल्ड करेगा वैसा ऑफिस। ये था हमारा क्लॉज 210 का, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 11 पे जो बता रहा है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो व्हेन एनी रजिस्ट्रार इज एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन ड्यूटी in his district, he may appoint any sub-registrar or other person in his district to perform during such absence all the duties of the registrar except those mentioned in 68 and 72। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, जब कोई रजिस्ट्रार जो है ना वो एब्सेंट है अपने ऑफिस से, अपनी ड्यूटी से, अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में उसकी ड्यूटी लगी है वहाँ पे वो एज अ रजिस्ट्रार एब्सेंट है, तो क्या करेगा, वो अपॉइंट कर देगा खुद से किसी भी सब रजिस्ट्रार को या अदर पर्सन को उस डिस्ट्रिक्ट में कि वो परफॉर्म करे, जब तक वो एब्सेंट है उसका ड्यूटी वो परफॉर्म करे और सारे
जो भी रजिस्ट्रार की ड्यूटी है सारी ड्यूटी वो परफॉर्म करे, बट वो 68 और 72 की ड्यूटी उस सब रजिस्ट्रार को डेलीगेट नहीं कर सकता है। यानी कि इसमें से यही बताया जा रहा है कि अगर रजिस्ट्रार को पता है कि वो आगे के दिनों में एब्सेंट होने वाला है, वो छुट्टियों पे जाने वाला है, तो वो सारी अपनी ड्यूटी जो है ना डेलीगेट कर देगा सब रजिस्ट्रार को, और वो सब रजिस्ट्रार ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार वो सारी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। लेकिन जो सेक्शन नंबर 68 और 72 में ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब जो 68 और 72 में ड्यूटी है वो हम देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है सेक्शन नंबर 12 जो है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। अब हमने 11 में देखा था एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, और 12 में है एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार के बारे में। अब सब रजिस्ट्रार को पता है कि वो छुट्टियों पे जाने वाला है, वो एब्सेंट होने वाला है, ठीक है, उसके ऑफिस से या टेम्पररी वैकेंट होने वाला है उसका ऑफिस, ठीक है। तो कोई भी पर्सन whom registrar of the district appoint in this behalf shall be sub registrar during such absence or until vacancy is filled up। अब यहाँ पे वैकेंसी के भी बारे में बोल रही जा रही है और एब्सेंसी के बारे में भी बोली जा रही है, ठीक है। तो सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है या वैकेंट हो गया उसका पोजीशन, तो क्या करेगा, इस जगह पे रजिस्ट्रार की ड्यूटी है, रजिस्ट्रार के पास ड्यूटी है कि वो अपॉइंट करेगा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई दूसरा सब रजिस्ट्रार, ठीक है, और जो है उस एब्सेंस के टाइम में जब वो एब्सेंट रहेगा उस टाइम के लिए, और जो है जब तक वैकेंसी फिल्ड अप नहीं हो जाती है तब तक के लिए, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी है, अथॉरिटी को ध्यान में रखिएगा इस सेक्शन के रिगार्डिंग। अब सेक्शन नंबर 13 पे चलते हैं जो कि बता रहा है रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो 10, 11, 12 में क्या बात हो रही है, रिपोर्ट के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग 10, 11 एंड 12, ठीक है। तो ऑल अपॉइंटमेंट मेड अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12 शैल बी रिपोर्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय इंस्पेक्टर जनरल। यानी कि जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं सब सेक्शन 10 में, 11 में और 12 में, वो किसको रिपोर्ट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा। यानी कि इंस्पेक्टर जनरल जो है वो रिपोर्ट करेगी सारे अपॉइंटमेंट के बारे में जो कि सेक्शन नंबर 10, 11 और 12 के अंदर हो रही। किसको रिपोर्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। सिंपल चार्ट से समझिएगा ना, तुरंत याद हो जाएगा, और ठीक है, तो इसलिए चार्ट को ध्यान में रखिए। और अगर आप चाहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना तो बना सकते हैं, साथ साथ वीडियो को देखते देखते पॉज कर लीजिएगा। फिर इसका जो सेकेंड क्लॉज है ये बता रहा है सच रिपोर्ट शैल बी ईदर स्पेशल और जनरल एज द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। ये जो रिपोर्ट होगा ना वो स्पेशल या जनरल हो सकता है जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है, बस यही था। अब जो है सेक्शन नंबर 14 पे चलते हैं, ये स्टेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के बारे में बता रहा है। अब रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, अब ये भी देखिए अथॉरिटी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अलाउ करेगी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट फॉर सेवरल ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अलाउ करेगी प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट को सेवरल ऑफिसर्स के लिए इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही अथॉरिटी। मैक्सिमम केस अगर आपको एमसीक्यू आता है ना, स्टेट गवर्नमेंट लगा दीजिएगा। एक जगह इंस्पेक्टर जनरल था जहाँ मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ये लेक्चर जो है ना आप 2-3 बार अगर स्पीड भी फास्ट करके देख लेते हैं ना एग्जाम से पहले तो आपका हो जाएगा, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ मिस नहीं किया, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ कवर की और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट भी किया है। तो अब बस इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, स्पीड बढ़ा के देखिएगा, एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, आगे के टाइम में स्पीड बढ़ा के भी देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और मैं जल्दी भी कवर करी, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा खींचूंगी। तो 2 वीडियो में हम आ गए हैं अभी सेक्शन नंबर 15 तक, ठीक है। तो चलिए सेक्शन नंबर 15 पे चलते हैं। सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, द सेवरल रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार शैल यूज अ सील बियरिंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इन इंग्लिश एंड इन सच अदर लैंग्वेज एज द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट द सील ऑफ द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार्स ऑफ। यानी कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, सील के बारे में बता रहा है। रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास सील भी तो होगा जो उस पर लगाएगा वो सारे डॉक्यूमेंट पे। तो जितने भी रजिस्ट्रार होते हैं ना, सेवरल रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, वो क्या करेंगे, वो यूज करेंगे सील, ठीक है, सील यूज करेंगे जिसमें बियर करेगा इंस्क्रिप्शन इंग्लिश में या कोई अदर लैंग्वेज में जो भी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। यहाँ भी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट ही डायरेक्ट करेगी कि कौन से लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन होगा सील पे, ठीक है। और क्या लिखा रहेगा, द सील ऑफ
रजिस्टर और सब रजिस्टर एज द केस में भी, यानी कि सब रजिस्टर के केस में लिखा गया सील ऑफ सब रजिस्टर, रजिस्टर के केस में द सील ऑफ रजिस्टर। बस यही था सेक्शन नंबर 15। अब आज के हम सेकेंड लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 16। ये हमें बता रहा है रजिस्टर बुक एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस के बारे में। तो ये क्या है, तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर द बुक नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर को द बुक नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। जितने भी बुक जरूरी होते हैं ना उनके काम इस एक्ट के अंदर, ठीक है, वो सारे बुक कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ भी अथॉरिटी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ऑफिसर ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर को सारे बुक की जो भी जरूरत है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। अब सेकंड क्लॉज बोल रहा है द बुक्स सो प्रोवाइडेड शैल कंटेन द फॉर्म from time to time prescribed by the inspector general with the sanction of the state government, and the pages of such book shall be consequently numbered in print, and the number of pages in each book shall be certified on the title page by the officer by whom such book are issued। यानी कि जो बुक है जो प्रोवाइड किया गया है उसमें क्या कंटेन होगा, वो फॉर्म होगा, जो वैसा फॉर्म होगा जो टाइम टू टाइम इंस्पेक्टर जनरल बताएगी स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन देने के बाद। यानी कि सैंक्शन देगा स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल प्रपोजल डालेगा और उस पर जो है परमिशन दे देगा स्टेट गवर्नमेंट की हाँ ये फॉर्म जो है ये ठीक है अप्रोप्रिएट है, तो फिर वो फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड कर देगी इंस्पेक्टर जनरल। फिर जो पेज होगा ना सारे बुक का वो कंसिक्वेंटली नंबर्ड होगा, नंबर होना चाहिए हर उसमें, ठीक है, नंबर 1 2 3 4 कंसिक्वेंटली नंबर होना चाहिए हर पेज पे, ठीक है, इन ईच बुक एंड shall be certified on the title page of the officer by whom such book are issued। और वो सर्टिफाइड भी होना चाहिए, ठीक है, जो भी उसको इशू कर रहा है उस ऑफिसर के द्वारा। ये था हमारा क्लॉज नंबर 2। फिर क्लॉज नंबर 3 बता रहा है द स्टेट गवर्नमेंट शैल सप्लाई द ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्ट्रार विद अ फायर प्रूफ बॉक्स and shall in each district make a suitable provision for the safe custody of the record connected with the registration of document in each such district। यानी कि क्या बता रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो क्या देगी, वो सप्लाई करेगी सारे ऑफिस में रजिस्ट्रार के एक फायर प्रूफ बॉक्स देगी, ठीक है, जिससे फायर रोका जाए, और सप्लाई करेगी सारे डिस्ट्रिक्ट में एक सूटेबल प्रोविज़न ताकि सेफ कस्टडी में रखा जा सके सारे रिकॉर्ड सारे डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्टर किए गए हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके सेफ कस्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो वो सारी जो है वो सप्लाई करेगी, सारी सुटेबल प्रोविजंस बनाएगी उसके सेफ्टी के लिए और फायर प्रूफ बॉक्स भी देगी। ये था हमारा सेक्शन नंबर 16। अब हम चलेंगे अपने सेक्शन नंबर 16A के पास जो कि 2001 में इंसर्ट हुआ था, ठीक है। ये क्या बता रहा है, कीपिंग ऑफ बॉक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज और डिस्केट्स etc। अब देखिए पहले के टाइम में तो सारे पेपर वर्क होते थे, बट 2000 IT एक्ट 2000 आने के बाद जैसे डेवलपमेंट होने लगी हमारी तो सारे हम कंप्यूटर और फ्लॉपी में रखने लगे सारे डॉक्यूमेंट्स, तो इसीलिए ये लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए 16A को इंसर्ट किया गया। तो ये क्या बोल रहा है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 16 द बुक प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन में ऑल्सो बी केप्ट इन कंप्यूटर फ्लॉपीज एंड डिस्केट्स एंड और in any other electronic form in the manner and subject to safeguard as may be prescribed by the इंस्पेक्टर जनरल विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि क्या बताया जा रहा है, जो 16 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको सेफ कस्टडी में तो आप रखोगे ही, फायर प्रूफ बॉक्स जितने भी चीज़ें थी सब वो रखोगे, बट उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी रखोगे, ठीक है, फ्लॉपीज़ में, कंप्यूटर फ्लॉपीज़ में या डिस्केट्स में रखोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि अगर मान लो आप आग लग गई या कुछ भी दुर्घटना हो गई, ठीक है, मिसहैपन हो गया, तो उसमें आपकी हार्ड कॉपी तो जल जाएगी बट सॉफ्ट कॉपी को कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये प्रोविज़न बनाया गया कि आप जो है एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रखो, ठीक है। अब इसका सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट or in any other law for the time being in force, a copy or extract of the book kept in subsection 1 given by the registering officer under his hand and seal shall be deemed to be a copy given under section number 57 for the purpose of subsection 5 of that section। यानी कि क्या बता रहा है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कुछ भी दे रखा हो या कोई भी अदर लॉ में जो इन्फोर्स है उसमें कुछ भी लिखा हो, एक कॉपी
और एक्सट्रैक्ट जो होता है ना, कॉपी या एक्सट्रैक्ट बुक का जो कि रखा जा रहा है सबसेक्शन 1 में, ठीक है, इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 में जो रखा जा रहा है कॉपी या एक्सट्रैक्ट, जो कि कौन दिया है, रजिस्टरिंग ऑफिसर दिया है और वो अपना सील लगा के दिया है, ठीक है, तो उसको माना जाएगा कि वो कॉपी है जो 57 में दिया जाता है, सेक्शन नंबर 57 में दिया जा रहा है उसके क्लॉज 5 के अंदर, तो वो वैसी कॉपी मानी जाएगी, यानी कि उसको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड कॉपी चली गई आपकी, डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है कॉपी एक्सट्रैक्ट है, ये इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी ऑथेंटिक ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 2, जिसमें सेक्शन 3 से लेकर 16A तक कवर किए गए थे। तो मैंने आपको 30 मिनट्स के अंदर ही ये सारे कवर करके बताए हैं, तो आप जल्दी से इसको देख लो और एक बार स्पीड फास्ट करके भी देख लो, जहाँ मैंने ग्राफ बनाया वहाँ शॉर्ट नोट्स बना लो, आपको रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगी। और उसके बाद आप 1-2 बार इसको स्पीड फास्ट करके देख लेना, ताकि आपका सारा चीज़ जो है आपके दिमाग में स्टोर हो जाए और आप कुछ भी मिस ना करो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड, दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन, थैंक यू।